हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। मैं आपको दिल्ली पुलिस के पेपरों का सॉल्यूशन करवा रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिले जो आपका एग्जाम अब होगा 2025-26 में जो होगा उसके लिए। उसी क्रम में आज मैं मैथ्स का 7वां पेपर लेकर आया हूं 16/11/2023 शिफ्ट फर्स्ट का। तो हम पहला सवाल देखते हैं किस चीज का है। तो पहला सवाल है डिस्काउंट का, बट्टे का। देखते हैं क्या कहता है ये। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, खरीदता है मतलब, और इसे अंकित मूल्य से 20% ज्यादा में बेच देता है। तो मैं मान लेता हूं, माना अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है उसको मैंने मान लिया 100 रुपए है। मार्क प्राइस को मैंने 100 रुपए मान लिया। अब उस व्यक्ति ने उसे 25% के डिस्काउंट में खरीदा। 100 पर 25 का डिस्काउंट मिलेगा तो उसका जो सीपी होगा, यानी कि उसने इस वस्तु को 75 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य उसका 75 रुपए ही है। क्रय मूल्य कितना उसका? 75 रुपए, 75 है। फिर कहता है इसे अंकित मूल्य पर 20% ज्यादा में बेच दिया। अब जब उसने बेचा तो उसने इसका मूल्य अंकित मूल्य से 20% ज्यादा बढ़ा दिया। तो 100 पर 20 ज्यादा बढ़ाएंगे तो 120 आएगा, यानी कि इसका एसपी विक्रय मूल्य है जो कितना है? 120 है। क्रय मूल्य 75 है और विक्रय मूल्य 120 है। अभी कहता है कि बताइए उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा। तो मेरे बच्चों, परसेंट में निकालना है तो क्यों ना हम इसको अनुपात में लिख दें ताकि ये काट सके। अब मैं इसको काटता हूं। 15 पंजे 75 और 15 अट्ठा 120, यानी कि उसने सीपी क्रय मूल्य खरीदा उसने 5 में और बेचा उसने 8 में। तो 5 में खरीदकर अगर आप 8 में बेचते हो तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3 का। लाभ हुआ है जो 3 रुपए का हुआ है। और परसेंट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? सीपी यानी क्रय मूल्य 5 पर। और परसेंट के लिए बेटा इनटू में 100 करते हैं तो ये काट कूट का आएगा 5 दूनी 10, ये 20 आया। और 20 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 60% आएगा। तो इस सवाल का आंसर 60, यानी कि डी आंसर इस सवाल का हो चुका है। देख लीजिए तसल्ली से। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है त्रिभुज का। कहता है एक त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब ये एक ट्रिपलेट तो है नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं दी जाती है तो जो इसका एरिया निकालते हैं बेटा वो हीरा फार्मूले से निकालते हैं। और वो क्या होता है? वो होता है अंडर रूट, एरिया निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस क्या है? ए बी सी, तो ये भुजाएं हो गई, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। और जो एस होता है ना वो तीनों भुजाओं का आधा होता है, वो अर्ध परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो, 6 5 11 8 19 और बटा में कितना हो गया? 2। ये हो गया एस। अब यहां मान रखते हैं हम बेटाओ, एस का मान 19, यहां 19 नहीं 19/2, ये 19/2 और माइनस ए मतलब 5, फिर 19/2 माइनस बी मतलब 6, फिर 19/2 माइनस कितना? सी मतलब 8। अब देखिए ये हो गया आपका 19/2 इंटू ये 2 एल्सियम लेंगे तो 2 पंजे 10, 19 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 9/2। यहां पर एल्सियम 2 आएगा, 6 दूनी 12, 19 में से 12 गया तो आएगा आपका 7/2। और ये 8 दूनी 16, 19 में से 16 गया तो आएगा 3/2। अब जरा हल करते हैं बेटा। 9 का तो वर्गमूल 3 होता है तो 3 को बाहर ले लिया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसको बाहर ले लिया। अंदर बचा आपका क्या क्या बचा? 19 बचा, 7 बचा और 3 बचा। 19 सत्ता होते हैं 133, और 133 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 3 9, 3 3 9, 399 आएगा। अब हमें पता है कि अगर मैं 399 का एल्सियम वो वर्गमूल निकालने लग गया तो हो लिया बेटा पार। तो मैं कहूंगा 399 की जगह अगर ये 400 होता, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए 400 मान लेता हूं क्योंकि आंसर पॉइंटों में, तो इसको अगर मैं 400 मान लेता हूं, अगर ये 400 होता तो ये 3/4, और अगर मैं ये कहता हूं ये 400 होता तो 400 का वर्गमूल कितना होता? 20 होता। तो लगभग ये वर्गमूल है 399 है। और अगर ये
400 होता तो इसका वर्गमूल कितना होता, 20 होता। लेकिन 399 तो 20 से छोटा होगा, 20 से छोटा होगा और आंसर आएगा 4 पंजे 20 पांती है 15। तो अगर ये 400 होता तो इसका वर्गमूल 20 होता, लेकिन अगर ये 399 तो 20 से छोटा होगा तो आंसर भी 5 या 15 से छोटा होगा, और 15 से ठीक छोटा, 15 से ठीक छोटा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इस अंदाजे से सवाल किए जाते हैं, ना कि आप एक्यूरेट 399 का वर्गमूल निकालकर देखोगे। ठीक है, ओके, देख लीजिए आराम से, आगे बढ़ता हूं मैं। सवाल नंबर 3, ये एक वर्क एंड टाइम, समय और काम का सवाल है। कहता है ए ने एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, ओके, तो मैं कहता हूं ए 2/3 काम करता है कितने दिन में, 8 दिन में। ओके, तो मैं कहता हूं 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ज गुणा करते हैं तो एक अकेला करेगा 4 तिया 12 दिन में, ये तो एक आ गया। ओके, इसका ध्यान रखेंगे हम आगे। अभी कहता है शेष काम, तो 2/3 हो गया, यानी कि 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना, 1/3 काम। तो शेष काम बचा 2/3 हो चुका है, तो शेष कितना बचा, 1/3। 3 में से 2 गया, 1/3। इस बचे हुए काम को बी करता है, इस बचे हुए काम को बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पूरा काम करेगा 20 × 3 60 दिन में। कितने दिन में, 60 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, दोनों मिल जाएं तो बेटा दोनों करेंगे। अब जब दोनों का निकालना होता है तो बेस्ट तरीका होता है एक्स वाई, वैसे इसके 3-3 4-4 तरीके होते हैं, नहीं दो लोगों के लिए या दो संख्याओं के लिए बेस्ट तरीका होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या होता है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, जहां एक्स क्या है 12 और वाई कितना है 60, और बटे में इनका जोड़ 12 + 60 कितना हो गया, 72 हो गया। ये हो गया 72। और मैं काटता हूं इसको तो 12 × 6 = 72 और 6 कम 6, और इसका आंसर आ गया 10 दिन। क्या आंसर आ गया, 10 दिन। तो इस सवाल का आंसर बी आ चुका है मेरे भैया, मेरे भाइयों। क्या, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, तो इसको लिखेंगे प्लस का 25। फिर दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई, इसे लिखेंगे हम 8% का माइनस। और तीसरे वर्ष है वो अगले दिन की बात हो रही है, वर्षों की बात नहीं हो रही है, और अगले दिन 10% की गिरावट हुई, इसका अर्थ है माइनस का 10/100, यानी कि 10% लिख लो ये। अब देखो, चाहे तो इसको बेसिक मेथड से कर लो और चाहे इसको अनुपात से कर लो। अनुपात से करूंगा तो 25% का अर्थ होगा 25/100, यानी कि 1/4। 8% का अर्थ होगा 8/100, यानी जब काटूंगा 8/100 को तो आएगा 2/25 आएगा। और इसका अर्थ होगा 10% का अर्थ होगा माइनस का 1/10। अब अनुपात से करता हूं तो मूल संख्या और नई संख्या, तो देखिए मूल संख्या अगर 4 है तो नई संख्या क्योंकि प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी। मूल संख्या अगर 25 हो रही है, नीचे वाली मूल संख्या होती है, तो 2 की कमी कर दो, कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ये भी क्या है, कमी है, तो मूल संख्या अगर 10 हो रही है तो फिर 1 की कमी कर दो, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई करो सर, 25 चौके 100 × 10, ये तो हो गया 1000। इनको गुणा करेंगे तो 23 पंजे 115 होता है। 115 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 एकम और 4 13 का 3 हासिल लगी 1, 9 एकम 10, 1035 हो गया। कितना हो गया, 1035 हो गया। तो ये पहले मूल संख्या 1000 थी, अब 1035 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई है सर, ये वृद्धि हुई है 35 की। ये वृद्धि हुई है कितने की, 35 की। इंक्रीज हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 35 का। और परसेंट प्रॉफिट जो होगा वो किस पे हुआ है, 1000 पर। तो ये आएगा 35 बटा कितना, 1000 इंटू में कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 35/10 बचेगा, जिसका अर्थ है 3.5% का प्रॉफिट। जो आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। बताओ सही है। वीडियो को लाइक कर दो और यार शेयर कर दिया करो भाइयों। ओके, आपको लगातार मैं वीडियो डाल ही रहा हूं, आगे सुनो। अगला क्वेश्चन देखो बेटाओ, ये समय और दूरी का है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, अपनी लंबाई से
देखो ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, ओके, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कह रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है जो ट्रेन की लंबाई का कितना गुना है, कितना गुना है, 5 गुना है। तो 300 का 5 गुना कितना हो गया, 1500। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1500 मीटर है, ठीक है साहब, ओके। और ये 7 मिनट 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो मुझे क्या निकालना है, चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल होता है दूरी बटा समय, ओके सर। दूरी, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी होती है दोनों की लंबाई का योग। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1500 प्लस 300 ये आ गया 1800 मीटर, तो दूरी आ गई। और समय, जब दूरी मीटर में होती है तो समय को सेकंड में बदलो, दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में। तो 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 इंटू 60 420। 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 इंटू कितना 60 साचिंग 42, 420 सेकंड तो ये हो गए, और 40 सेकंड हो गए। तो 420 में 40 जोड़ेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 460 सेकंड, 460 सेकंड। ये ऊपर वाला मीटर में है और नीचे वाला सेकंड वाले, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं सर, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 नाम 18, ये आ गया 90 बटा 23 आ गया। भाग देंगे 90 में 23 का, तो 23 तिया 69, बचे कितने, 21। तो आंसर होगा 3 सही 21 बटा 23 है कहीं, यस सर, आंसर आ गया ए, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, और कुछ तो नहीं करा रहा, रिवीजन करा रहा हूं। देखो ये सवाल अलग है, ये कह रहा है y का मान x से 20% ज्यादा है। y की वैल्यू है जो x से 20% ज्यादा है, 20% कर तो गया, ज्यादा कर तो गया 120, तो y 120 है और x कितना है, 100 है, ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए, अगर मैंने इसमें भी a जोड़ लिया, कोई समान संख्या जोड़नी है तो मैंने इसमें भी a जोड़ लिया और मैंने इसमें भी a जोड़ लिया, दोनों में मैंने a जोड़ लिया, ठीक है, कि समान संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। अब जो x का मान आएगा ना, x का मान आएगा, अब x का मान जो आएगा, तो x का मान ये वाला आएगा, ये पिछले मान के 3/2 के बराबर होगा। x का मान जब इसमें प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, इसमें जो जोड़ा जाएगा उसमें भी यही जोड़ा जाएगा, तो मैंने इन दोनों में a जोड़ लिया। तो जो इस समय जो x का मान आया है वो पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। तो पिछला मान कितना है, 100 है, और इसका 3/2 गुना हो जाता है, तो इंटू में 3/2 कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया, कितना हो गया सर, ये हो गया 100 प्लस a बराबर 50 दिया, कितना 150। अगर मैं 100 को उधर ले जाऊंगा तो a का मान हो जाएगा 50, a का मान हो गया 50, ठीक है साहब। अब a का मान 50 हो गया है, तो इसका मतलब जब मैं a की वैल्यू यहां रखूंगा, तो यहां a की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 50 रखिए, तो 120 और प्लस 50 ये तो हो गया 170, और जब यहां रखूंगा तो 100 प्लस a का मान कितना हो गया, 150 हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बताइए y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। y का नया मान, y का नया मान कितना है, 170 है, वो पिछले मान का कितना गुना है। तो आप देखेंगे कि पुराना जो मान था वो 120 था, ये पुराना मान था, मूल मान था y का, वही y की बात हो रही है। और y का जो नया मान आया है वो कितना आया है, वो 170 आया है। जब मैं a की वैल्यू रखता हूं यहां पर 50, तो ये 170 आ गया। अब जरा ऊपर नीचे का गड़बड़ करेगा, y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। तो y का नया मान कितना है, 170 है, और पिछला मान कितना है, 120 है, तो कितना गुना हो गया, तो सर ये हो गया 100, नया मान 170 है, पुराने मान का कितना गुना है, तो पुराना मान कितना है, 120, तो पुराना मान तो नीचे आएगा और नया मान ऊपर आएगा। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है, तो भाई नया मान 170 है, पुराना मान 120 है, 0 से 0 कटा कितना गुना हो गया, 17/12 गुना हो गया। और मान लो आपको ये लाइन समझ में नहीं आती है, ये नहीं है, तो आप ये मान लो कि सर, ये मान लो अगर आपको ये लाइन एक स्टेप बढ़ेगा जरूर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है y का नया मान पुराने मान का, y का नया मान, तो y का नया मान कितना है, 170 है। कह रहा है पुराने मान का कितना गुना है, तो मैंने मान लिया, माना पुराने मान 120 का कितना गुना है, ये p गुना है, p गुना है या k गुना है, मान लो k गुना है, क्योंकि a x y ये सब कुछ मान लिया। तो y का नया मान पुराने मान का कितना गुना है, k गुना है। अब मैं 0 से 0 काट लेता हूं, अब मैं k का मान निकालूंगा तो धक्का मारूंगा, और धक्का मारूंगा तो 12 बटे में आएगा, तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 17/12 आएगी। कैसी कर लो, एक ही बात है, ठीक है बेटा।
ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 को करते हैं। क्या कहता है जरा सुनो। ये कहता है 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। ओके, और यदि निवेशित राशि 20,000 रुपए है तो उसका ब्याज कितना होगा। हमें 20,000 से कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात पता है। अनुपात देखो, टाइम तो यहां 15 साल है, टाइम तो यहां कितना है 15 साल है। ओके, और साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है, यानी कि जो ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो कितना है 3/4 है, 3:4 है। कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/4 है। ठीक है, तो पहले ब्याज है फिर मूलधन है। 3:4 का अर्थ क्या होता है, 3/4 का अर्थ क्या होता है 3:4 है, ये है मान। अब मुझे दर निकालनी है, तो दर के लिए सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100। क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज गुणा 100 बटे में क्या होता है, मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। दर का जो सूत्र होता है, दर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक बार पूरा लिख दूं, दोबारा से लिखूं। समय 15 है, और क्या कहता है कि ब्याज निवेशित धनराशि पर ब्याज होता है जो 3/4 होता है। ब्याज जो होता है वो निवेशित राशि मूलधन का 3/4 हो जाता है, 3:4 हो गया। दर निकालने के लिए दर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है 3 इंटू 100, मूलधन कितना है 4 और समय कितना है 15। 4 से काटेंगे ये 25 आ गया, 3 से काटेंगे 5 आ गया, और ये 25। तो दर कितनी हो गई 5%। तो आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभाज्य संख्याओं के सवाल जरूर आ रहे हैं भैया, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभाज्य संख्या के सवाल जरूर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती है बेटाओ जिनमें अंतर 2 का होता है, और वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जरूरी है। तो कह रहा है 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य है। 35 और 100 के बीच देखो, अब पहले 35 से लेकर 100 तक आप पहले अभाज्य संख्या लिख लो। अभाज्य संख्या लिख लो। देखो 35 के बाद 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, 43 के बाद 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 87, फिर 89 और फिर 97। ये संख्या होती है। अब देखो कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो देखो, एक तो ये हो गई जहां अंतर 2 का है, ओके, और कुछ एक ही हो गई, यहां भी अंतर 2 का है, और एक ही हो गई, यहां भी अंतर 2 का है। तो 3 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती है बेटाओ जिनमें अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, और वो अभाज्य होनी जरूरी है बेटाओ। ठीक है, जुड़वा अभाज्य का अर्थ ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी अभाज्य संख्याओं का बेटाओ। एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या 3 संख्या इस प्रकार की है, पहली 2 का गुणनफल 391 है और अंतिम 2 का गुणनफल 943 है। 3 अभाज्य संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। कहता है पहली 2 का गुणनफल इन 2 को गुणा करने पर कितना आना चाहिए सर, 391 आना चाहिए, और इनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 943 आना चाहिए। ठीक है साहब, अब देखो, अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिसमें इसका भाग जाए। तो 2 से स्टार्ट करो सर, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 7 का भाग भी से नहीं जा रहा, 11 का भाग भी नहीं जा रहा, 13 का भाग भी नहीं जा रहा, 17 का जा रहा है। 17 का भाग दूंगा तो 17 आएगा, और 17 दूनी 34, और 17 तिया 51 आएगा। यानी कि 17 गुणा 23 करने पर 391 आता है। 17 गुणा 23 करने पर 391 आता है। ठीक है, ओके। और अगला अगर मैं करूंगा तो मैं 23 का भाग, देखो
391 के दो अभाज्य टुकड़े हुए 17 और 23। अब 943 का अगर एक टुकड़ा 23 है, 943 का अगर एक टुकड़ा 23 मिल चुका है तो दूसरा इसके भाग देकर आएगा। जैसे 15 का अगर एक टुकड़ा बेटा 3 हो चुका है तो दूसरा कैसा आएगा, भाग देकर। तो 3 पंजे 15, 5 आएगा। इसी प्रकार से आपने कल 391 के दो टुकड़े कर लिए अभाज्य संख्याएं, जो कि 17 और 23 हो गए। अब 943 के अगर आपको दो टुकड़े करने हैं तो उनमें से एक टुकड़ा तो पहले आपके सामने 23 मौजूद है, तो भाग दे लो। 23 चौके 92 और 23 एकम 23, 23 चौके 92, बचा कितना, 2, 23 एकम 23। तो ये जो तीन संख्याओं की बात हो रही है वो गई 17, 23 और 41 हो गया। और इसमें कह रहा है मध्य वाली संख्या क्या है, मध्य वाली संख्या क्या है, तो 23 है। तो इस सवाल का आंसर डी होता है मेरे भैया। क्या होता है, डी आंसर होता है इस सवाल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। उसमें कहता है मूलधन है 9500 रुपए और यह 2 साल में, ये 2 साल में हो गया, मिश्रधन हो गया इसका कितना सर, हो गया 11,704.95। चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन लंबी देता है तो कहता दर ज्ञात कीजिए। दर निकालने का स्टाइल होती है सीधी, दर की स्टाइल होती है कि मूलधन कितना है 9500 और 11,704.95 क्या है, मिश्रधन। ये तो ये होता है मिश्रधन बटा मूलधन। मूलधन तो वैसे भी नीचे आता हमेशा, ऊपर मिश्रधन आ गया। और जो समय होता है ना, समय उल्टा हो जाता है, 2 का उल्टा क्या होता है 1 बटा। तो ये दर निकालने की सीधी स्टाइल है। इससे ये परसेंट में नहीं आएगी दर, ये आ जाएगी कि कितना गुना हो जाती है, कितना गुना हो जाती है। अब देखो 1/2, समय उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, ये स्टाइल है सीधी। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। अब अगर मैं सोचूं कि मुझे पता, अगर मुझे 19 का पढ़ाता है तो ये 19 से कट रहा है संख्या, 19 पंजे 95, 19 से काटेंगे, 19 की 114, बचा 3, 19 से कम 19, बचा 11, 19 सत्ते 114, फिर जीरो, 19 पंजे 95, 19 से कट के आया। अब ये 5 से कट रहा है, अब ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, ये 10,000 आया। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, ये आ गया 12,345 और बटे में आ गया बेटा 10,000। और पावर कितनी है 1/2, पावर 1/2 करता था वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल। तो ये नीचे वाला तो 100 का वर्ग है, नीचे वाला तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है बेटा, 12,341 है ये। अब देखिए नीचे वाला तो जैसे 1/2 है तो पावर 2 बनाइए, तो गुरुदेव ये तो 100 की पावर 2 है तो नीचे 100 गई। इसका अर्थ से 1/2 पावर होती है ना, उसका अर्थ अंडर रूट होता है कि इसका वर्गमूल लेना है। पावर 1/3 होती है तो घनमूल लेना है। और ऊपर वाला किसका है, तो देखो ये जो होता है ये 110,000, ये 10,000 से बड़ी संख्या है, तो सीधी सी बात है कि 10,000 से बड़ी संख्या है तो इसका वर्ग होगा, ये इसका जो वर्गमूल होगा वो 100 से ऊपर ही आएगा। तो इकाई का एक कब आता है सर, 101 होता है, ये 111 होता है, ये 111 का वर्गमूल है। तो 12,341 है जो 111 का वर्ग है, 111 का वर्ग है। तो अब हम पता लग गया कि 111/100 गुना हो गई, जो दर है वो 111/100 गुना हो गई। मुझे तो ये परसेंटेज में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे सर, 100 से 111 हो गई, 100 से 111 हो गई, तो इसमें जो वृद्धि हुई ना 100 से 111 हुई है, तो वृद्धि कितने को हुई है सर, 11 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि है, 11 की। 100 से 111 हो गई, इसका मतलब 11 की वृद्धि हुई है। और ये 11 की वृद्धि किस पर, 100 पर। तो 100 पर कोई वृद्धि या कमी होती है तो ऑलरेडी परसेंट होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सी आएगा, 11% आएगा। कितना आएगा, 11% आंसर आ गया है इसका। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है वो तो 4 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट है ना वो 3 सेंटीमीटर है और इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 तो है ही, पाई को जिंदा रखना है, वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पाई विकल्प में जिंदा है। आर का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और इंटू में एच कितना है, 3 है, 3 से 3 कट गया और आंसर आ गया 16 पाई। तो बड़ा आसान सवाल था, खाली सूत्र का कमाल है, सूत्र याद होना चाहिए था। ठीक है बेटा, ओके। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये उनके लिए जो रिवीजन कर रहे हैं,
अगला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15 का भाग दें, 17 का भाग दें और 19 का भाग दें, तो शेष 4, 6 और कितना है 8 बचता है। इन सवालों की खास बात होती है कि जब अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, समान आएगा। अंतर क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है साहब, तो अब आपको क्या करना है, जिन संख्याओं का भाग देना है, किस किस का, 15 का, 17 का और 19 का, इनका निकाल दीजिए एलसीएम, इनका निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम जब इनको निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सर गुणा कर दो इनको, क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 8 होते हैं 25, 255 हो गया। 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 10 25 और 19 से गुणा करो। तो 19 पंजे 95, हासिल लगी 9, 104 हासिल लगी 10, 19 दूनी 38 और 10 48, 19 दूनी 38 और 10 48। एक बार दोबारा चेक करें, 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगी 9, 19 पंजे 95 और 5 100 104 आ गया। अब क्या होता है कि मैंने इनका एलसीएम तो निकाल दिया 4845 आ गया, इनका एलसीएम तो निकाल दिया 4845 आ गया। अब जो अंतर समान कभी भी आएगा, अंतर जो समान आता है ना वो हमेशा घटता है एलसीएम में से, वो हमेशा घटता है एलसीएम में से। तो 4845 में से 11 घटाइए तो आंसर आ गया आपका 4834, ये देखो आंसर। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो वो कहते हैं कि सर जी 15 है, 17 है और 19 है और यह 4 बच रहा है, तो अंतर 11 का है, तो 11 का अंतर आएगा ही आएगा, 11 का अंतर सब में आएगा, पक्की बात है। वो 15 17 19 का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम ऐसे नहीं निकालते, एलसीएम ऐसे नहीं निकालते। वो क्या करते हैं, इकाई के, पता है हमको कि इनको गुणा करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो खाली वो इकाई का अंक पकड़ते हैं। यहां कितना है 5 है, यह कितना है 7 है, यह कितना है 9 है, ये हो गया 5 7 है 35, 5 आ गया, 5 नाम 45, 5 आ गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। इसके एलसीएम का इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। और जब मैं 11 को घटाऊंगा तो 11 में इकाई अंक क्या है 1 है, तो जब मैं घटाऊंगा, जब मैं इसके एलसीएम में से जब 11 घटाऊंगा तो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट का अंक 4 आना चाहिए, और 4 केवल एक ही विकल्प है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये करते हैं, ठीक है ना, जो जल्दी करने वाले बच्चे होते हैं। अगला सवाल है डिस्काउंट का, कह रहा है 12% की छूट मिले तो वह 600 रुपए बचाता है, तो राव ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। यानी कि 12% की अगर आपको छूट मिली है, अगर 12% की आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपने कितना भुगतान किया होगा। सर मैंने भुगतान किया होगा 88% का। टोटल 100% होता है, 12 की छूट मिल गई तो मैंने भुगतान किया कितने का, 88% का। ठीक है सर, अब देखो यहां पर 600 रुपए की बचत करता है, यहां पर भाई जो डिस्काउंट है वही तो छूट है, वही तो बचत है। तो यहां पर हो गया 12% का डिस्काउंट हो रहा है, और यहां डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, कितने का मिल रहा है 600 का। बचत डिस्काउंट जो होती है वही तो बचत करी आपने। अगर कोई दुकानदार ने आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने 5 रुपए बचा लिए, तो ये हो गया जो ऊपर वही नीचे। डिस्काउंट डिस्काउंट दोबारा, जब एक ही चीज दोबारा जाती है तो हम स्टाइल काम में लेते हैं, जो ऊपर वही नीचे। ऊपर आएगा 600 बिना परसेंट की संख्या, नीचे आएगा 12, और मुझे निकालना क्या है, जो चीज निकालने उससे गुणा कर दो, तो मुझे निकालना है भुगतान, भुगतान की राशि। तो भुगतान कितना किया 88 का, काटेंगे 12 पंजे 60 कितना आया 50 आया, गुणा करेंगे 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4400 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4400, ये आंसर। ठीक है साहब, और बाकी जो और भी और कैसे करते हैं, जो जैसे कि जिसको जो ऊपर वही नीचे समझ में नहीं आता है, जो मेरा अपना खुद का तरीका है, तो वो ऐसे करेंगे कि सर 12% जो है, 12% जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो सर 1% की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर है। आपको 88% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 88 से गुणा कर दोगे तो ही तो ये 88 होगा। तो जब 88 का इधर गुणा किया गया है तो 88 का इधर भी गुणा होगा, और ये आएगा 5 8 40, एक जीरो और बची ना, 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा ये। तो ये जो गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0 और 8 पंजे 40 4400 हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं हर टीचर के। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक है। ये कहता है कि 3x अनुपात y अनुपात 2z बराबर 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है, तो 5x माइनस 3y, तो पहले एक्स वाई जेड का अनुपात निकालो, एक्स वाई जेड निकालो। तो देखो पहले आप इन दोनों को ले लो, एक्स वाई को। सर 3x
बटे वाई। पहले मैंने केवल इन दोनों संख्याओं को लिया, तो यहां पर भी 2 को लो, खाली 2 ही अनुपात लो। ये किसके बराबर है? 6/5 के। 3 दूनी 6, तो इसका मतलब यहां खाली x रह गया, यानी कि x अनुपात y है वो बराबर आ गया किसके? 2:5 के। ओके गुरुजी, x अनुपात y किसका है? 2:5 के। अब इन दोनों को लो, इसको y/2z को, यहां पर भी, यहां पर इसको लो, किसको? 5/4 को। अब देखो काटिए सर, 2 दूनी 4। अब यहां आ गया y/z, यानी y अनुपात z आ गया, कितना आ गया? 5 अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर y कॉमन है, y कॉमन है, y का मान यहां कितना है? 5 है, यहां भी कितना है? 5 है। इसका मतलब आप अब x अनुपात y अनुपात z लिख सकते हो, x अनुपात y अनुपात z लिख सकते हो। क्या गया? x का मान 2 है, y का मान 5 है और z का मान कितना है? 2 है। ठीक है सर, ओके। अब मुझे यहां पर वैल्यू रखनी है, यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है, तो ऐसे तो रख नहीं सकते, तो इसको मान लो 2a, इसको मान लो कितना? 5y, और इसको मान लो कितना? नहीं 5y नहीं मानेंगे, 5a। अनुपात में एक ही राशि चलती है, a है तो सब a माननी पड़ेगी आपको। और ये मान लिया हमने 2a। ठीक है, अब इसका मान यहां रखो, x का मान 2a रखो, x की जगह 2a रखोगे तो ये 10a हो जाएगा। y की जगह 5a रखोगे तो 5 या 15a हो जाएगा, और z की जगह 2a रखोगे तो ये 8a हो जाएगा, और बराबर किसके? 48 के। अब देखो 10 और 8 18, 18 में से 15 गए, 3a बराबर 48 आ गया। 3a बराबर 48 आ गया तो काटेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी? a बराबर आ गया 3 एकम 3, 3 16 आ गया। a का मान कितना आ गया? 16 आ गया। आपको निकालना है 2z का मान। किसका निकालना है? 2z का मान। तो z क्या मान आपने? सर z बराबर, z क्या है? z का मान कितना है? z बराबर 2a है, 2a। z को क्या माना आपने? 2a माना है। तो 2 इंटू a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है? a की वैल्यू 16 है, तो 16 दूनी 32 हो गया, तो z का मान 32 आ गया। z का मान 32 आ गया, ये आपको z का मान नहीं निकालना, आपको 2z का मान निकालना है। 2z, तो z का मान 32 है, तो 2z का क्या होगा? दुगुना होगा, तो 32 दूनी कितना आएगा? 64। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? सी, 64 आंसर इस सवाल का आ चुका है बेटा। ओके, देख लीजिए आराम से। एंड लास्ट सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज क्या है? एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जब मैं इनको योग करूंगा तो देखो क्या होगा, ये मुझे दिख रहा है कट रहा है, ये देखो प्लस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा जब मैं जोड़ूंगा, तो उसको प्लस के 3 से माइनस का 3, प्लस के 7 से माइनस का 7, प्लस के 5 से माइनस का 5, माइनस के 6 से प्लस का 6। राशियों का योग करोगे तो क्या आएगा? 0 आया। और राशि की संख्या कितनी भी हो, कितनी भी संख्या आए, लेकिन 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर डी हो चुका है, और ये आज का पेपर मैथ्स का भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको पेपर करवा रहा हूं। मैंने आपके 7 पेपर तो मैथ के करा दिए, 2 पेपर रीजनिंग के करा दिए, लेकिन मैं पहले मैथ्स के पेपर पूरे कराऊंगा। ठीक है, तो आपको इसका कोई फायदा मिल रहा है तो कमेंट तो कर दिया करो यार। मैं वीडियो डालकर टाइम बर्बाद अपना क्यों करूं? अगर आपको इसका फायदा मिल रहा है तो आप कमेंट करके लिखें कि सर यस, आगे भी जारी रखिए, वरना मैं रोक दूंगा, देख लो। ठीक है, ओके। तो आपको इसका फायदा मिल रहा है तो आप कमेंट करके जरूर लिखें कि सर हाँ हमको इसका फायदा मिल रहा है, आप जारी रखिए आगे भी, वरना मैं रोक दूंगा अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो। लाइक क्या करो, ठीक है। तो ओके, तो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। बाय। मैं कल इसलिए नहीं कहता, पता नहीं कल बन पाए नहीं बन पाए, यहां 2-3 दिन में, 1-2 दिन में बनाता रहूंगा। ओके बेटा, बाय।